हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडो चाइना रिलेशंस, जो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स किस किस बात पे हमारे चल रहे हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए कि क्या रीज़न थे, किन रीज़नों के कारण हम ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि इंडो चाइना के जो है रिलेशंस वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो हमें इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, किस बात पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और हम इससे कैसे डील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ रीजंस। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसका सबसे पहला रीज़न है कि जो हमारे चाइना है, चाइना क्या करता है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जो है ना जो वहाँ पे स्टेट्स हैं उनके नाम चेंज कर रहा है। ठीक है, जो उनके पास मैप है उसके अंदर उनके नाम चेंज कर रहा है। उससे ये क्या दिखा रहा है कि ये एरिया उनके अंडर आता है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न है। जो दूसरा रीज़न है, ये सारे चाइना के बता रही हूँ मैं आपको, चाइना क्या क्या कर रहा है इंडिया के साथ। तो दूसरा रीज़न है ये हमारा डिनायल कर रहा है वीज़ा के लिए। ठीक है, किसके किन किन को, जो हमारे मीडिया है, इंडियन मीडिया को वीज़ा नहीं दे रहा है वहाँ पे जाने के लिए। तो ये भी हमारा सबसे बड़ा रीज़न है। थर्ड रीज़न जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अभी रिसेंटली जो इसका चाइना का जो प्रेसिडेंट था, उस प्रेसिडेंट ने क्या किया है, उसने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है। उस स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, उसने डायरेक्टली कहा है कि इंडिया को रेडी होना चाहिए, इंडिया प्रिपेयर फॉर अ वार। ठीक है, आपको प्रिपेयर होना है वॉर के लिए। तो वो एक तरह से इशारा दे रहा है कि वॉर के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाए। तो एक वो वॉर युद्ध स्टार्ट करना चाह रहा है। तो ये तीन रीज़न है जो अब भी हमारे इंडो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न बन सकता है और आने वाले टाइम में बहुत सारे दिक्कत हो सकती है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रीजंस तो आपको पता चल गई, इसके अंदर अब हम क्या बात करेंगे, वो सारे रीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब जो हमारी ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसमें जो हमारा पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस है, ठीक है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस, ये क्या कह रहा है, इसने कहा है कि हमें क्या नीड्स है अपनी जो आर्म फोर्स है, ये नेवी की फोर्स है और एयर फोर्स है, इनको क्या है, इसने कहा है कि मॉडर्नाइजेशन आर्म फोर्स चाहिए, कि सब कुछ मॉडर्न कर लो। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने ये राय दी है। जैसे कि आप लोगों को बताएं, अब थोड़ी सी हम पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ उसमें मैं आपको हिस्ट्री ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि अगर आप पहली बार भी वीडियो देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। तो जैसे कि लास्ट 75 ईयर, ठीक है, पिछले 75 सालों से हमारे इंडिया और चाइना के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व नहीं हुए हैं, बीच में थोड़े बहुत कभी कभी सही हो जाते हैं, पर ये विवाद हमारा सुलझा नहीं है। जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा ये जो सीरियस कब हुआ था हमारा, ये सबसे पहले जो सीरियस हुआ है 2020 के बाद से तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। तो ये सीरियस का क्यों हुआ है, आपको सबको पता है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। तो न्यूज़ में हमारा क्या इशू चल रहा था, जो गलवान वैली का इशू है। ठीक है, गलवान वैली के इशू के ऊपर जो लद्दाख वाला एरिया है, तो वहाँ पे क्या इन लोगों ने झड़प करी थी, हमारे इंडियन जो आर्मी होती है उनके साथ हाथापाई करी थी, मुक्कामारी करी थी। तो उसके रीज़न के बाद से ये हमारा इशू बहुत कह रहे हैं परवान चढ़ चुका है। और उसके बाद 2020 के बाद 2022 में भी क्या कहता, जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, वहाँ पे तवांग रीजन में भी इन्होंने कुछ पंगा किया था। ठीक है, तो इसके बाद से ये रीज़न मतलब इशू है ना बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि हम इसको रिजोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बॉर्डर ऑब्जर्व क्या कर रहा है, जो हमारे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल है। जैसे बॉर्डर पे जो लोग हैं उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कितनी किसकी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, LAC आप कई बार सुनते हो, तो ये हमारी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका पता है बॉर्डर वालों को पता ही नहीं है किसको हम LAC माने किसको नहीं माने। तो ये हमारा सीरियस इशू बन चुका है और ये
2013 से लेके और अभी 2023 है, तो लास्ट 10 साल के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या है, लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी नो म्यूचुअल एलओसी शेयर कर रहा है। ठीक है, कोई भी म्यूचुअलिटी शो नहीं कर रहा है एलओसी के ऊपर कि कितना किसका एरिया कौन कहाँ तक रहेगा। तो इंडिया चाइना को ये भी बॉर्डर इशू रिजोल्व करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर इशू जब रिजोल्व होगा जब ये अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो एलएसी हमारी कब आई थी। ठीक है, एलएसी बनते बता ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जो एलएसी हमारी बनी थी, जैसे जो आपको पता है, सबने ही पता होगा कि इंडो चाइना जब वॉर हुआ था, ठीक है, तो ये 1962 में हमारा इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो इस वॉर में क्या हुआ था, ये एलएसी बनी थी, एग्जिस्टेंस में हमारी आई थी। और इसने क्या कहा था, इसने जो बॉर्डर को डिवाइड कर दिया था 3 सेक्टर में। इसके थ्रू हमारे बॉर्डर जो थे ना वो डिवाइड हो गए थे हमारे 3 सेक्टर्स के अंदर। जो 3 सेक्टर हैं वो 3 सेक्टर कौन कौन से थे, वेस्टर्न सेक्टर हो गया। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर जो हमारा कहाँ पे आता है, लद्दाख। और दूसरा हमारा क्या, मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में जो हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड वहाँ वाला एरिया आ गया। और जो थर्ड वन हमारा ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर जो हमारा आ गया अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला। तो ये यहाँ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ एलएसी बन गई थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उसके बाद से ये इशू एलएसी का वर्ड यूज़ होता है, उससे पहले ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं होता। पर आज के टाइम पे अगर मैं आपकी बात करूँ नाउ, ठीक है, अब हम रिसेंटली इशू के ऊपर आते हैं। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो ग्रोइंग पावर आ रही है ना, जो ग्रोइंग पावर गैप है, ठीक है, ग्रोइंग पावर गैप, आपको पता है हमारे इंडिया और चाइना के अंदर ग्रोइंग पावर गैप बहुत ज़्यादा है। चाइना जो है इंडिया के कंपैरिजन में जो जीडीपी है, चाइना की जो जीडीपी है वो हमारी 5 गुना ज़्यादा है, 5 टाइम्स मोर है। किसके कंपैरिजन में, हमारे इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये भी एक सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि गैप है हमारे इसमें, कि अब अगर कल को कोई बात होती है वहाँ से वो स्टार्ट होती है, थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी क्योंकि इसका 5 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इससे हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि वार की तो वो बोल रहा है कि वॉर हो जाएगी, पर ये बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। अब चाइना बॉर्डर के जो लाइक आपको पता है एक और इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो हमारा चाइना का बॉर्डर है। चाइना ने तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बहुत अच्छा, बट अगर इंडिया बनाने जाता है तो वहाँ पे वो नहीं बनाने देता, बहुत इशू क्रिएट करता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बट इंडिया को नहीं करने दे रहा। और बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म हमारा है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स को हम कैसे सेटल कर रहे हैं। तो जो सेटलमेंट के लिए भी हमने 3 स्कीम्स बनाई थी इंडिया ने, वो हमारे सेटलमेंट के लिए बॉर्डर के जो डिस्प्यूट का हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एग्रीमेंट्स बने थे। ठीक है, फर्स्ट एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूँगी तो जो फर्स्ट एग्रीमेंट हमारा बना था वो हमारा मेंटेनेंस, जो हम मेंटेनेंस करेंगे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, तो इससे ये हमारा कब साइन हो गया था, ये हमारा 1993 में हुआ था। ये जो बॉर्डर के डिस्प्यूट को रिजोल्व करना था, इसको सोल्व करने के लिए 1993 में बना था। इसने क्या कहा था, जो हमारी एलओसी है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे किसका कितना पार्ट है, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा इशू है उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इनके ऊपर बात चल रही थी, और अगर रिजोल्व करना पड़ा नेगोशिएशन के थ्रू तो हम नेगोशिएट करके भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें नेगोशिएट की भी बात आ गई थी। तो इसके बाद कुछ बात नहीं बनी तो हमारा एक और आया सेकंड। ठीक है, सेकंड ये तो हमारा आ गया था। इसके बाद ये हमारा 1993 में आया था, जैसे आपको पता है। तो जो सेकंड हमारा आया था वो 1996 के अंदर आया था। 1996 के अंदर क्या आया था कि एग्रीमेंट एक और साइन हुआ था हमारा। एग्रीमेंट क्या साइन हुआ था, इसमें जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑफ मिलिट्री फील्ड अलोंग एलएसी के साथ हुआ था। ठीक है, बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड अलोंग एलएसी, इसके साथ बना था। इसने क्या कहा था, हम जो एग्रेशन है, ठीक है, इसने क्या बात की थी, एग्रेशन
उसको हम कम करेंगे, एग्रेशन को स्टॉप करेंगे। और अगर किसी का ट्रूप मूव कर रहा है LAC के पास से, उसकी ट्रूप मूवमेंट के बाद हम पहले प्रीवियर नोटिस दे देंगे कि इनका ट्रूप जाएगा, तो कोई भी इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने कही थी कि हम एक्सचेंज करेंगे मैप का, दोनों जो कंट्रियां हैं मैप को एक्सचेंज करेंगी, और जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे LAC के ऊपर। तो डिसएग्रीमेंट को भी रिजोल्व करने की बात हुई थी, तो वो सारी चीज़ भी नहीं करेंगे। कि आपको पता है एग्रीमेंट्स बनते हैं, लोग फॉलो नहीं करते। तो इसके बाद एक और तीसरा आया था। अब तीसरा हमारा बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? बॉर्डर, जस्ट अ सेकेंड, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन। ये भी हमारा एग्रीमेंट कब साइन हुआ? ये 2013 के अंदर। और उसके बाद तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इशू हो गया, जो कि बहुत हाई लेवल तक जा रहे हैं, जो कि रिजोल्व होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इसके अंदर भी क्या बात कही गई थी कि हम कोऑपरेट करेंगे एग्रीमेंट को एक तरह से बहुत अच्छे से। पर उसके बाद डिप्सांग वैली का इंसिडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से ये चीज़ भी फॉलो नहीं करी गई। तो ये सेटलमेंट जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए जो एग्रीमेंट बने थे, ठीक है, उनको स्टॉप करने के लिए तो उनकी बात करी गई थी, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट, कौन कौन से उनके एग्रीमेंट्स आए थे? तो ये 3 आए थे। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे SSC के एग्ज़ाम हो गए तो आपको ये पता होने चाहिए। अब हम इसके अंदर क्या बात करते हैं, जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है, मैं फिर से चलती हूँ वहाँ पे। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस के ऊपर है। तो इसने क्या कहा है कि हमें मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसको मॉडर्नाइजेशन करनी है, तो इसने मॉडर्नाइजेशन के लिए एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में इसने क्या कहा है, अब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी डिफेंस रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट में थोड़ी से सलाह दी गई है, ठीक है, कैसे इनको काम करना चाहिए। तो जो हमारी जो इशू है, इसने कहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है उसको क्या करना है, हमें उसको मोर इम्पोर्टेंट देनी है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देना चाहिए। क्योंकि जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है वो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर वॉर स्टार्ट होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इसको बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जितनी सारी चीज़ें चाहिए वो हमें लेके आनी पड़ेगी। इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले हमें ज़रूर से हमें बाय करने शुड, ठीक है। सबसे पहले हमें बाय करने चाहिए, क्या बाय करने चाहिए? 5 जनरेशन, जो हमारा 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन के जो फाइटर क्राफ्ट्स हैं उनको बाय करना है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? सारी की सारी चीज़ें IAF, इंडियन एयर फोर्स के लिए। इसको मैं आपको फुल फॉर्म लिख देती हूँ कभी बाद में, इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो हमें इसके लिए जो 5th जनरेशन के फाइटर क्राफ्ट लेने हैं। और इसमें क्या कहा गया है, एक और चीज़ इसमें बोली गई है, जो हमारी तेजस फाइटर है, ठीक है। तेजस फाइटर के बारे में आपको पता ही है। तो तेजस फाइटर जो है हमारा, जो आपको इसके लिए पूछ सकते हैं, तो तेजस फाइटर जो है हमारा किसने बनाया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। तो इसको भी हमें मतलब अच्छे से वो करना है। इसको भी जितना अगर नहीं हुआ पूरा तो इसको करना है, जो और चाहिए वो भी चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि इनको मतलब आ नहीं रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, इतनी जल्दी से इसका काम नहीं हो पा रहा है। तो वैसे ही जितने हमारी जो एयर फोर्स है इन्होंने मांगे, तो इतने ये दे नहीं रहे हैं टाइम पे, ये बहुत डिले कर रहे हैं इस वर्क को देने के अंदर। जो हमारे तेजस जेट्स हैं उनको डिले कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे। तो उसके वर्क को भी हमें फास्ट करना पड़ेगा। और जो स्क्वाड्रंस नंबर है इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, जो इनको फ्लाई कर पाए। स्क्वाड्रंस के हमें नंबर्स भी इंक्रीज़ करने, स्क्वाड्रंस नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसने भी क्या कहा है, जो हमारा 3rd एयरक्राफ्ट है उसको भी हमें लेके आना पड़ेगा, ठीक है। 3rd एयरक्राफ्ट,
इससे थर्ड एयरक्राफ्ट की बात करें, जैसे आपको फर्स्ट एंड सेकंड पता ही है, ठीक है। फर्स्ट हमारा कौन सा है, विक्रांत, विक्रांत एयरक्राफ्ट है, और एक विक्रम आदित्य। तो इसने कहा थर्ड एयरक्राफ्ट की भी हमें ज़रूरत हो सकती है, तो उसे भी जल्दी से जल्दी कैरी करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और हमारी इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और चीज़ कही है, जो हमें अपनी डिफेंस, हमें एयरफोर्स सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी 3% GDP और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे हमें सिक्योर एंड सेफ फील हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर करी गई है। अब इसके अंदर जो बातें करी गई हैं उसमें क्या कहा गया है कि अब इसके जो कंक्लूजन, जो इसको रिजोल्व कर सकते हैं हम कैसे, मतलब ये तो इन्होंने दे दिया, तो कंक्लूजन हमारे हिसाब से क्या क्या हो सकता है, आपको थोड़े से कंक्लूजन भी आप सब अपने हिसाब से सोचते हो। तो इसमें क्या गया, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, ठीक है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, तो इसमें क्या गया है, हमें एक ओपन चैनल कम्युनिकेशन करना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में। हम अच्छे से बात कर सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। हमने एक प्लान बनाया है, ठीक है, जिससे हम क्या दोबारा से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना है डिफेंस सिक्योरिटी को। और तीसरा हमारे क्या, हमें प्रिपेयर करने हैं पोटेंशियल्स अपने, ठीक है, जो हमारे पोटेंशियल्स हैं पूरे, इसके हमने समझने के बाद जो हम पोटेंशियल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स हो गया हमारा, इंडियन नेवी फोर्स हो गया, इंडियन आर्म फोर्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, इतना मजबूत कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के थ्रू कि हमें बाद में दिक्कत ना हो। और इसने एक और चीज़ कही है कि हमें जो पैसा है जो वो तो लगाना है 3% हमें, और इसने क्या है, बॉर्डर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें अच्छा करना है, बेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे का सारा इशू है जो कि इंडो चाइना के टाइम पे अभी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आगे हो सकता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने इसमें थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताई है, और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और किस रीज़न से चल रहे हैं, और हमने क्या क्या इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट को, बॉर्डर के जो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की जो हमने एक्ट्स, अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, एग्रीमेंट लेके आए हैं, वो भी हमने सारी की सारी बात कर ली है। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू like my video then please like it and share with your friend and subscribe my channel. Thank you so much. और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पे जा सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने पेज के, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है जो कि मैं खुद से ऑपरेट करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ अलग से पूछना है, पढ़ना है, तो आप मेरे को बता सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी वो चीज़ें रिजोल्व करूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।